पहले के समय में झूठ ना बोलने के लिए बच्चों से झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है जैसी कहावत कह के बच्चों को डराया जाता था। लेकिन अब लोगों को डराने के लिए जहाँ जहाँ हिंदू घटता है वहाँ वहाँ पर वो पहले पिटता है, फिर उसका मंदिर टूटता है और उसके बाद देश भी वहाँ पर कटता है। ऐसा झूठ बोला जाता है और इसी तरीके का काम लगातार करती आ रही है हमारी इंडियन मीडिया। इन्हीं में से एक ऐसे पत्रकार जो लगातार इस तरीके के झूठ के प्रोपेगेंडा को बढ़ाते हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार खुद ही कह लेते हैं, उनका नाम है सुरेश चौहान। सुरेश चौहान खुद को सुदर्शन न्यूज का मालिक बताते हैं और साथ ही साथ आरएसएस का कार्यकर्ता कहने से भी खुद को नहीं हिचकते हैं। सुरेश चौहान ने पिछले दिनों एक अपने प्रोमो के माध्यम से यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने यूपीएससी के ऊपर आरोप लगाया कि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और सबसे ज़्यादा नंबरों वाले मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे पहुंच गए, जो कि बिना किसी तथ्य और बिना किसी फैक्ट के आधार पर वो ये बात बोल रहे थे। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि सुरेश चौहान किस तरीके से यूपीएससी को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी बेस्ड है, उस डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। उन 4 पिलर में से एक पिलर आता है एग्जीक्यूटिव, जिसके अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी आती है। आज उसी एक पिलर को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है, लेकिन किसी की मानहानि नहीं हुई। जिनको कस्टोडियन बनाया गया है हमारे संविधान का, जिन्हें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर, आज शायद उन तक ये आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है। सुरेश चौहान जैसे लोग जो खुद को एक ईमानदार राष्ट्रवादी पत्रकार घोषित करते हैं, जब उनका रिकॉर्ड खंगाल के देखा जाता है तो पता लगता है कि ये इतने बड़े राष्ट्रवादी और ईमानदार पत्रकार हैं कि इनके ऊपर खुद एक रेप का, बलात्कार का आरोप है। ये इस तरीके के ईमानदार लोग हैं, आप देख सकते हैं, जो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं और खुद को पत्रकार कह रहे हैं, इनके ऊपर एक रेप का आरोप पहले से लग चुका है। और जो इंसान खुद यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम के 25 प्री एग्ज़ाम में कह रहा हूँ, मेन नहीं, प्री एग्ज़ाम के 25% क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं दे सकता है, वो यूपीएससी को सिद्ध कर रहा है, तय कर रहा है, फैसला सुना रहा है उस पर अपने न्यूज़ चैनल्स में बैठ करके कि यूपीएससी बायस है। और ये फैसला सुनाने का काम सुरेश चौहान जी आज या कल में नहीं कर रहे हैं, इस काम को ये सालों से करते आ रहे हैं अपने टीवी सीरियल से। और वो मैं टीवी सीरियल ही मानता हूँ, क्योंकि वो कोई एक न्यूज़ रूम नहीं है, वो सीरियल ही है। वहाँ पर जो कुछ भी आता है वो एक कपोल कल्पित कल्पनाएं ही हैं जो वो वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और इस चीज़ को आप देख सकते हैं, उनके चैनल पर जाकर पिछले चैनल की रिकॉर्डिंग उठा करके देख सकते हैं कि ये रोज़ रात को आधे पौन घंटे का एक अपना सीरियल लेकर के आते हैं और उसमें फैसला सुना देते हैं। दिल्ली दंगों के बाद सुरेश चौहान दंगाइयों के आर्थिक बहिष्कार की शपथ दिलवा रहे थे। शपथ लेते हैं किसी भी गद्दार से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हमारे भाई को मारने वाले को नौकरी पर नहीं रखेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी कुलदेवता, हमारे गुरुजन, भगवान हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, यश दे, जय दे, विजय दे। तो क्या सुरेश चौहान जी को पता था कि दिल्ली दंगों में दंगाई कौन है? और अगर इन्हें इस चीज़ की जानकारी थी तो इन्होंने प्रमाण के साथ ये बात शासन के सामने क्यों नहीं रखी? क्या इन्होंने ऐसा करके उन दंगाइयों को बचाया नहीं?
और अगर उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी, इस विषय में जानकारी नहीं थी, तो इन्हें किसने अधिकार दे दिया कि ये जिसे जो मन आए वो कहकर या दंगाई प्रमाणित करके उस पर आरोप लगा दें कि ये दंगाई है ये व्यक्ति? इन्हें किसने ये अधिकार दिया? वैसे भी इनके क्रियाकलापों को देख के पता चलता है कि इनका शायद ही न्यायपालिका पर कोई विश्वास रहा होगा। और सुरेश चौहान ऐसे लोग हैं जिनका जो मन आता है, जैसा मन आता है वैसा बोलते हैं। एक इन्होंने ट्वीट इनका देखिए, इन्होंने ये कहा कि कमलेश तिवारी की मौत के बाद असदुद्दीन अवैसी झूम झूम कर नाचा। अब कमलेश तिवारी अपनी मौत से पहले क्या कहकर गए थे, इसको भी देख लेना और जान लेना जरूरी है। जब संघ का पदाधिकारी कार्यकर्ता, भाजपा का पदाधिकारी कार्यकर्ता मरता है तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि वो संघ और भाजपा का है, हम चुप रहे। हम ये सोचते हैं कि वो हिंदू है। ये भले मैं जेल चला जाता हूं, ये भले मेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूं। इन के लिए जो मेरे पीछे दिन रात पड़े हुए, मेरी हत्या की साजिश रचते, मेरी सुरक्षा हटा दिया योगी सरकार के आते ही, फिर भी मैं लड़ रहा हूं और इन्हें यह दिखा रहा हूं कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूं और हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। इनका एक और ट्वीट देख सकते हैं जिसमें इन्होंने ट्वीट करके सीए प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने ट्वीट करके कहा कि एक मस्जिद से ये फरमान जारी हुआ है कि यूपी पुलिस के टुकड़े टुकड़े करने हैं। जब आल्ट न्यूज़ ने इसका फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये भी खबर फेक थी। ये तो एक छोटे छोटे नमूने हैं। इन्होंने तो कई बार ऐसे भी ट्वीट किए हैं जिस पर पुलिस ने भी इनको चेतावनियां दी हैं, लेकिन चौहान जी तो ठहरे चौहान जी। चौहान जी की बात अगर मुंह से निकल गई तो वो वापस कैसे हो सकती है? भले ही समाज में कितना भी जहर क्यों ना भर जाए, कितना ही वैमनस्य क्यों ना भर जाए, लेकिन चौहान जी अपनी बात से कहाँ डिगने वाले हैं। इसलिए चौहान जी के ये सुवचन आप अभी भी उनके ट्विटर हैंडल पर जा कर के देख सकते हैं। चौहान जी अपनी बात से डिगते नहीं हैं, भले ही उन्होंने कितना बड़ा झूठ क्यों ना बोला हो, बेशर्मों की तरीके ये अपनी बात पर टिके रहते हैं। सुरेश जी का चैनल भी इनसे पीछे नहीं है। फैक्टलेस और फेकफुल खबरें फैलाने में 2 कदम आगे ही चल रहा है। इनके चैनल में एक बार एक खबर कही गई, मध्य प्रदेश में एक पुजारी को मारा पुलिस वाले ने, उसका नाम इन्होंने आबिद खान बताया। इसके बाद हैदराबाद में जिस वेटरनरी डॉक्टर का बलात्कार हुआ उसमें इन्होंने मोहम्मद पाशा का हाथ बता दिया। ऐसे ऐसे कैरेक्टर क्रिएट करते हैं ये इनके चैनल कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप न्यूज़ नहीं, आप फिल्म देख रहे हैं। आहा, आनंद ही आनंद आ जाएगा। आखिर इतने गट्स लाते कहाँ से हैं सुरेश जी? ओह, माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो ही जाएगा। आखिर जब सरकार का हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है? फिर जो मन आए झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। न्यूज़ और फेक न्यूज़ फैलाने वालों को बधाइयाँ मिलती हैं सरकार की तरफ से। हमारे मंत्री फूट फूट कर बधाइयाँ देते हैं हमारे पत्रकारों को, ऐसे तथाकथित पत्रकारों को। तो झूठ क्यों नहीं बोला जाना चाहिए? झूठ खूब बोला जाना चाहिए, ऐसा सुदर्शन न्यूज़ के मालिक सुरेश चौहान जी कहते हैं और इस बात को वो फॉलो भी करते रहते हैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुरेश चौहान या सुदर्शन न्यूज़ ही फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। जिन्हें आप कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पत्रकार समझते हैं वो क्या कर रहे हैं, जरा ये भी तो देखिए। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि NGC तकनीक कैसे काम करती है। NGC के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, GPS का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो
जो क्या उसको क्या सिग्नल जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। और तो और चटपटी न्यूज़ ही नहीं, मसालेदार न्यूज़ ही नहीं, इसके साथ साथ आपको हमारे न्यूज़ चैनल्स पर मिलेगा ड्रामा। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुँचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अरे रूबिका आंटी से तो कोचिंग लेनी चाहिए हमारे टीवी सीरियल्स की सास बहुओं को। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे ड्रामा आई मीन न्यूज़ चैनल्स में सरकार पर उंगली ना उठे, इसके लिए सेना पर भी उंगली उठा दी जाती है। 2-3 चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। इसे कहते हैं जुझारू पत्रकार। सरकार पर आंच ना आने पाए, इसके लिए पूरी ईमानदारी से बेईमान पत्रकारिता की जाती है। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आती है, हमारे पत्रकार इतनी फेक न्यूज क्या खा के फैलाते हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्लूसिव। अरे अर्नब दादा, आप तो निराले हैं, आपकी तो बात ही दूसरी। आप जिस तरीके से खबर लाते हैं, जितने ऊंचे स्वर में लाते हैं, उसका तो कहना ही क्या है, कोई जवाब नहीं है, कोई आपके सामने टिक ही नहीं सकता है एंकर। लेकिन चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा कि जब न्यूज़ चैनल्स आपको इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा गुस्सा और एंटरटेनमेंट देने लगें, आप समझ जाइए आपके दिमाग से खेला जा रहा है। आपको या तो हिंदू बनाया जा रहा है, या मुसलमान, या सिख, या ईसाई, या किसी जात में आपको बांट दिया जा रहा है। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। आज जब हमारी इकॉनमी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, हमारी इकॉनमी -24% पर जीडीपी जा रही है, तब हमारी न्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। आखिर इतनी ज़्यादा फैक्टलेस और इतनी ज़्यादा इरिलेवेंट न्यूज़ क्यों हमारे न्यूज़ चैनल्स पर हावी हो चुकी हैं? कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी टीआरपी उतनी ज़्यादा होगी। कंटेंट जितना साफ सुथरा होगा, उसकी टीआरपी उतनी कम होगी। इसीलिए आपको न्यूज़ चैनल्स पर बहुत कई बार घटिया कंटेंट देखने को मिलता है। लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की प्राइवेट लाइफ्स में झांकना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या हो रहा है ये देखना चाहते हैं, एक नेता दूसरे नेता के बारे में कैसे अपशब्द बोल रहा है ये जानना चाहते हैं। ऐसा पत्रकारों की समझ हो गई। इस देश में न्यूट्रल जर्नलिज्म, न्यूट्रल जर्नलिस्ट ढूंढने से भी मिलते नहीं। मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में कहीं जर्नलिज्म है नहीं। शायद जो आप लोग कर रहे हो वो फिर भी जर्नलिज्म है, लेकिन जो टीवी चैनल और अखबार कर रहे हैं वो जर्नलिज्म नहीं है। तो मैं जो मानता हूँ वो ये है कि आज के दौर में जब बिजनेस हाउसेस मीडिया हाउस चला रहे हैं, अभी तो मनोहर कहानियाँ बिक रही है तो मनोहर कहानियाँ बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियाँ से लोगों का मन उब गया, अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे है ना, उस दिन कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लाएंगे। अभी तो चल रहा है जो चल रहा है। सच्चाई हमारे और आपके बीच है। हम और आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये न्यूज़ चैनल्स अपने टीआरपी को लेकर के अपने शोज़ को बनाते हैं। इनके लिए हमारे और आपके मुद्दे मायने नहीं रखते, लेकिन इनकी टीआरपी को बनाता कौन है? इनकी टीआरपी को बनाने वाले तो हम और आप ही हैं। अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि रिपब्लिक भारत जैसा चैनल आज तक को पछाड़कर नंबर 1 बन गया। क्यों? आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे लिए बेरोजगारी, हमारे लिए इकॉनमी, हमारे लिए नीट, जेईई, वाटर डिस्ट्रेस, फार्मर डिस्ट्रेस, कोरोना, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दे मायने नहीं रखते हैं। हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती हैं रिया चक्रवर्ती, जिसकी कार्यवाही खुद न्यायपालिका देख रही है, सीबीआई देख रही है। उसके बावजूद ये न्यूज़ चैनल्स रोज़ प्राइम टाइम में आकर के जज बन के अपनी एक अलग अदालत चलाते हैं, अपना एक अलग फैसला सुनाते हैं और हमको उसमें मज़ा आता है। सोचिए, आप इस मज़े में बहुत कुछ गंवा रहे हैं।
कल जब आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई होगा नहीं, आपके हाथ में जॉब होगी नहीं, आपके आसपास वुमेन एम्पावरमेंट होगी नहीं, अपराध ज़्यादा होंगे, तब क्या होगा? आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? आपको ज़रूरत है उन चैनल्स को देखने की जो आपके मुद्दे उठाते हैं। अपना रिमोट उठाइए, अपना बटन दबाइए और इन चैनल्स को बंद करिए जहां पर इस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं। जब इनकी टीआरपी डाउन होगी तो ये खुद आपको अपने मुद्दे दिखाएंगे। जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक हम नहीं बदलेंगे, तब तक ये नहीं बदलेंगे। जब तक हमको रिया चक्रवर्ती में मज़ा आएगा, तब तक ये रिया चक्रवर्ती को ही दिखाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।